बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सोलर सिस्टम के वन लाइनर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, जी हाँ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होगी। चाहे आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का पेपर आने वाला है। इन जो लेक्चर सीरीज होगी, जिसका ये पहला लेक्चर आज होगा, इससे मैं आपका सोलर सिस्टम के इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा कि कोई सा भी एग्जाम आप दें, आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे इन रेफरेंस टू क्वेश्चंस ऑफ सोलर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम ऐसी ही लेक्चर सीरीज हर एक टॉपिक के लिए लाएंगे और आपके लिए उस टॉपिक को सबसे आसान और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट सीन बाय। अब मैं आपको पहले बता देता हूं कि अब इस लेक्चर सीरीज जो आने वाले दिनों में होगी, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। अर्थ एंड द यूनिवर्स, जिसमें आपका सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स होगा, अर्थ स्ट्रक्चर एंड रिलीफ होगा, रॉक्स एंड देयर टाइप्स, ये तीनों हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और आज का पहला क्वेश्चन है आपका, मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट सीन बाय, इट वॉज सीन बाय गैलीलियो। और इसके बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी कॉस्मिक सब्सटेंस वॉज in the form of single dense mass which got scattered through the explosion forming galaxies. Ours is Milky Way galaxy discovered first by Galileo in 1610। जी हाँ, 1610 में पहली बार हमारी जो गैलेक्सी, जिसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी या फिर आकाश गंगा है, वो डिस्कवर किया गया था गैलीलियो के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि मिल्की वे को और क्या कहते हैं, तो मिल्की वे को आकाशगंगा कहते हैं। और आकाशगंगा कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है आपका कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो उसका नाम आकाशगंगा या फिर मिल्की वे गैलेक्सी है। तो गाइज ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है आपका, हु फाउंडेड द वर्ल्ड जियोग्राफी। अब इसका आंसर होगा इराटोस्थेनिस। ये था इराटोस्थेनिस वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन, ज्योग्राफर, एस्ट्रोनॉमर एंड पोएट। ही वाज बोर्न इन 276 बीसी। ही प्रपाउंडेड द वर्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पहली बार प्रपाउंड किया गया था इराटोस्थेनिस। अब नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव्ड दैट पाथ ऑफ ईच प्लैनेट अराउंड द सन इज एलिप्टिकल। अब एलिप्टिकल मतलब क्या है, क्या होता है, अंडाकार। जी हाँ, अंडाकार है। हर एक प्लैनेट का जो ऑर्बिट है सन के अराउंड, वो कभी सर्कल नहीं है, वो कभी ओवल नहीं है, वो है एलिप्टिकल। अब ये केपलर ने बताया था कि जो ऑर्बिट है वो हर एक प्लैनेट का वो जो है एलिप्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेट्स मूव अराउंड द कमेट्स। सोलर सिस्टम के कई वो होते हैं कंपोनेंट्स। अब वो मैं आपको आने वाले टाइम में अभी वीडियो में बताऊंगा कि और क्या क्या होते हैं। तो आप पहले समझिए, कमेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। तो कमेट्स क्या करते हैं, वो अराउंड द सन मूव करते हैं। जो हेलिस कमेट है, जो 90s में आया था एक बार और कई बार काफी दिनों बाद आता है, वो हमारे सूर्य के चक्कर लगाता है। और उसका जो चक्कर लगाने का जो ऑर्बिट है वो इतना बड़ा होता है कई बार, और तो उससे कई बार सालों सालों भर बाद वो आता है, जैसे 80-90 साल बाद, इतना भी टाइम पीरियड हो सकता है एक कमेट का सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। और इसका एक एग्जांपल है हेलिस कमेट। जी हाँ, हेलिस कमेट। अब एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। कमेट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ओट क्लाउड situated on the periphery of solar system. They are made up of gases, water vapor एंड डस्ट पार्टिकल्स। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। अब इसमें से क्या रिलेटेड नहीं है, नेबुला। और ये आपका एसएससी सीपीओ 2008 में आया था क्वेश्चन। नेबुला इज द डेंस क्लाउड ऑफ गैसेस, मेनली हीलियम एंड हाइड्रोजन एंड डस्ट। दे अकर एट प्राइमरी स्टेजेस एंड देन फॉर्म देम गैलेक्सीज आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट है आपका, पल्सर आर व्हाट। पल्सर एक एस्ट्रोनॉमिकल टर्म होती है, जो होते हैं रैपिडली रोटेटिंग स्टार। जो स्टार बहुत तेजी से घूम रहा होता है उसको कहते हैं पल्सर्स। अब मीडियम साइज स्टार्स आफ्टर डिसइंटीग्रेशन फॉर्म आर रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार एमिटिंग पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब तो अगली बार से अगर कभी क्वेश्चन में आएगा, ये भी आपका एसएससी सीपीओ 2008 में आया है, व्हाट आर पल्सर्स। नेक्स्ट आपका, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम ऑन जुलाई 4। जी हाँ, जुलाई 4 को सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में। एज अर्थ फॉलोज एन एलिप्टिकल पाथ। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एलिप्टिकल कुछ इस प्रकार का पाथ होता है। तो जब ये वाला डिस्टेंस इस वाले टाइम, ये किस दिन अर्थ यहां पहुंचती है, तो इस वो है आपका
4 जुलाई। नेक्स्ट है आपका इट इज द नियरेस्ट टू द सन ऑन 3 जनवरी। 3 जनवरी याद रखिए, 3 जनवरी में सबसे पास होती है अर्थ जो है सन के। एंड फारदेस्ट फ्रॉम द सन ऑन एपीहिलियन। अब इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूं आपको। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एपीहिलियन कौन सा होता है, पेरीहिलियन कौन सा होता है। अब पेरीहिलियन आप ऐसे याद रखिए, प से पेरीहिलियन, प से पास। जी हाँ, पास कब होता है, जनवरी में। जनवरी में ठंड होती है तो पास आने का मन करता है। तो सेम अर्थ भी ऐसे करती है कि जनवरी में उसको ठंड लग रही होती है तो वो पेरीहिलियन के आपके अर्थ के पास आ जाती है, जिससे वो आग ताप सके या फिर सेक सके। तो ऐसे याद रखिए गाइज, ये ट्रिक्स होती है छोटी छोटी, बट ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगी आपको उस टाइम ऐसे कंसेप्ट याद करने में। और यही स्टोरीज जो मैं आपको ऐसे फनी सी बताने की कोशिश करता हूँ, इससे आप एक्चुअल में याद कर पाएंगे। ठीक है, अब ये पेरीहिलियन और एपीहिलियन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। अब 8 प्लैनेट्स, जी हाँ पहले 9 थे अब 8 कर दिए गए हैं क्योंकि अब प्लूटो को हटा दिया गया है। तो ये तो आपको सीक्वेंस बता देता हूं, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। अब इनको ये चार को एक साथ याद रखिएगा, ये चार को एक साथ याद रखिएगा। अब आगे बताता हूं मैं क्यों आपको ऐसे चार में इनको डिवाइड करना है। अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। अब लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है। जी हाँ, जुपिटर इतना बड़ा है कि वो एक तरह से, मतलब आप ऐसे याद रखिए, जैसे ये सन है आपका, ये आपका मरकुरी हो गया, ये वीनस हो गया, ये अर्थ हो गया, मार्स हो गया। अब जुपिटर, ये जो है ना, ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये चार को याद रखना है, तो जुपिटर से आपके सारे बड़े प्लैनेट्स चालू होते हैं। जी हाँ, जुपिटर से सारे बड़े प्लैनेट्स चालू होते हैं, और जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो गैस के बने हुए हैं। चाहे वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून की बात करें हम, ये चार जो लाइन मैंने इधर की जो जुपिटर से ड्रॉ कर दी, ये गैस के बने हैं। और ये हैं आपके मास के मतलब इसमें कुछ सॉलिड फॉर्म के बने हुए हैं, और वो कौन से, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो गाइज ये हो गया आपका एक सोलर सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द 4 लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। देखिए यही क्वेश्चन पूछा है, एसएससी में 2007 में पूछा गया था। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये चार हैं जो लाइन मैंने आपकी ड्रॉ की ना, जुपिटर के बाद वाले जितने प्लैनेट्स हैं वो सब बड़े हैं। नेक्स्ट आपका द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स मरकुरी। मरकुरी के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। जी हाँ, याद रखिएगा, ऐसा प्लैनेट जिसके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है वो है मरकुरी। अब सैटेलाइट मतलब क्या है, मून। मून भी आप समझ सकते हैं सैटेलाइट। अब क्यों नहीं है भाई, सूरज के इतने पास है, कोई और भी चीज आएगी वो राख बन जाएगी, इसलिए वो मरकुरी के पास नहीं है। तो ऐसे याद रखिएगा, मरकुरी के सन के सबसे पास मरकुरी, और मरकुरी इतना गर्म हो सकता है कि उसके आसपास कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो गर्मी हो जाएगी, और जिसकी वजह से उसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डू नॉट हैव सैटेलाइट्स। मरकुरी एंड वीनस। जी हाँ, मरकुरी एंड वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। बोथ मर्कुरी एंड वीनस हैव नो सैटेलाइट्स मून ऑफ देयर ओन। मर्कुरी इज वेरी स्मॉल टू हैव पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल, while Venus has great gravitational pull but still does not have a moon। तो ये मर्कुरी और वीनस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड प्रूवन दैट एवरी प्लैनेट हैज एन elongated पाथ। केपलर, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको, और एसएससी 2015 में भी ये पूछा जा चुका है। हाउ मेनी डेज इन वन ईयर ऑन मर्कुरी। मर्कुरी में कितने डेज हैं, वो है 88। जी हाँ, ये याद रखिएगा 88 डेज होते हैं। और अब कई लोग डाउट में रहते हैं कि यार मैं इतना सा पढ़ तो रहा हूं तो रिवाइज कैसे करूं। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। सपोज आपकी एक क्लास है, उसमें अराउंड 50 बच्चे हैं। अब उन 50 बच्चे को आप डेली 1 साल तक देखते हैं। जी हाँ, चाहे कितने भी वो 50 बच्चे, उनका फेस ही आप देखेंगे, तो वो आप कहीं न कहीं अगर आप उनसे इन 50 बच्चों से 3 या 4 साल बाद भी मिलेंगे ना, तो आपको इनके फेस याद होंगे कि यार इस बच्चे को मैंने कहीं देखा और ये मेरे क्लास में पढ़ता था। तो सेम यही है आपके साथ, जितने भी मैं क्वेश्चंस कराता हूं आपको डेली के डेली आपको उसको कहीं कॉपी में लिख के रिवाइज करना है। बस देखना है, आपको रट्टे नहीं मारने। रट्टे मारने और रिवीजन में बहुत फर्क होता है। रट्टे आप क्रैम्प कर रहे हैं वो नहीं, आपको बस हल्का सा नजर मारनी है, टीवी देखते हुए कुछ भी करते हुए बस नजर मारते रहे, और फिर जब वो एग्जाम में आएगा तो आपको उस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीज स्टोर हो जाएगी। आप विदाउट एनी डाउट आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये तो हो गया आपका डाउट। अब हम आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। अब जुपिटर की टोटल 63 सैटेलाइट्स हैं। जी हाँ, 63 सैटेलाइट्स हैं, और ये इस बार एफसीआई के एग्जाम में भी पूछा गया था कि इसमें से कौन सा सैटेलाइट जो है जुपिटर का नहीं है या फिर है। तो अब
मार्स के 2 सैटेलाइट हैं जिसमें डिमीज एंड फोबोस है, ये दोनों सैटेलाइट्स हैं। और उसके बाद जुपिटर की 63 सैटेलाइट है जिसका नाम किसी में से डिमीज नहीं है, और डिमीज किसका नाम है, वो है मार्स की सैटेलाइट का नाम, मंगल ग्रह की सैटेलाइट का नाम डिमोस है। नेक्स्ट है आपका वाई स्टार अपीयर मोर इन वेस्ट देन ईस्ट। अब इसका आंसर होगा एज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सो स्टार्स अपीयर टू बी मोर इन वेस्ट देन ईस्ट। मतलब क्या है, हमारी जो प्यारी धरती है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, और उसके बाद इसलिए हमारे जो स्टार्स हैं वो नजर आते हैं ज्यादातर वेस्ट में एज कंपेयर टू ईस्ट। अब एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूं, कई लोग बार कंफ्यूज हो जाता है रोटेशन और रेवोल्यूशन में। अब रोटेशन मतलब लट्टू याद रखिए, जिसमें ट आ रहा है, और रोटेशन तो ये दोनों सेम सेम से हो गए, आप ऐसे सिमिलर से याद रखिएगा, रोटेशन में भी ट आ रहा है और लट्टू में भी ट आ रहा है। तो लट्टू क्या करता है, एक एक्सिस पे घूम रहा होता है, बार बार घूमता जाता है घूमता जाता है घूमता जाता है, तो उस चीज को कहते हैं आपको रोटेशन। जो एक ही एक्सिस पे अगर आप घूम रहे हैं उसको रोटेशन कहते हैं, जो कि करता है लट्टू। अब रेवोल्यूशन क्या होता है, जो गणेश भगवान ने माता पार्वती और शिव जी से जो चारों तरफ लगाया था वो था आपका रेवोल्यूशन, मतलब परिक्रमा करना, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। और वही सेम चीज हमारी प्यारी प्यारी धरती सन के चारों तरफ करती है, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। तो अगली बार से अगर आपसे कोई पूछे रोटेशन और रेवोल्यूशन में, तो बेसिक कंसेप्ट लट्टू जो करता है रोटेट करता है, और माता पार्वती और शिव भगवान के चारों तरफ गणेश जी ने क्या किया था, वो किया था रेवोल्यूशन। तो गाइस ये हो गया एक छोटा सा कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एस्ट्रोफिजिक्स व्हाट इज द नेम ऑफ होल इन आउटर स्पेस व्हिच एमिट्स स्टार्स एंड एनर्जी। अब ये देखिए सीजीएल 2013 में आया है व्हाइट होल। In astrophysics, it is a hypothetical concept. In this theory, white hole, which is opposite to black hole, emits stars and energy. Next है, which is the nearest planet to sun. ये तो मैंने बताया ही था आपको, मरकुरी होता है, सीक्वेंस आपको याद ही होगा, तो आप आराम से कर ले जाएंगे। The orbit in which of the following planet is nearest to the sun, and which of the following planet is as compared to the orbit of other given planets. Mars has nearest orbit to the sun. As we move further from Mars is, अब orbit मतलब ऐसे समझिए, जैसे जो इन चारों में से क्या कौन सा सीक्वेंस, वही वाला मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स, तो इनमें से कौन सा और किसका ऑर्बिट पास है, मार्स का पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज इज लोकेटेड फारदेस्ट टू द सन। तो अब आपको प्लूटो, ये पहले याद रखिएगा, प्लूटो जो है प्लैनेट नहीं है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ये आपका डिसाइड हुआ था 2006 में इन प्राग चेक रिपब्लिक में। नेक्स्ट है आपका 21st सॉरी, द मास ऑफ जुपिटर इज ऑलमोस्ट 1000 ऑफ द मास ऑफ द सन। जी हाँ, बीइंग द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, इट्स मास इज 1000 ऑफ द मास ऑफ द सन। इट्स मास कंप्राइजेज ऑफ मेनी गैसेज एंड डस्ट। तो ये वाला 2010 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है आपका, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कई बार पूछते हैं, इनमें से कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेजर करने के लिए आता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन is 1 astronomical unit. 1 astronomical unit is the unit of distance in space. It is almost equal to this kilometer. Distance between earth and sun is considered unity, that is one distance of other are measured in respect of this from the sun. Next है आपका, which of the brightest planet of the solar system। अब ये कई बार पूछा जा चुका है, जी हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो being closer to earth, Venus appears to be brightest. It is the hottest planet of solar system due to the presence of excessive CO2 in its atmosphere. It is also known as Earth's twin, morning star and evening star. तो अब आपको याद कैसे करना है, अब देखिए इसमें लिखा है वीनस और इसमें है इवनिंग स्टार, तो वह हो गया इवनिंग स्टार। अब जो चीज शाम को जगलेगी, मतलब शाम को मतलब अंधेरा हो चुका है, अंधेरा होने ही वाला है और सूरज डूब चुका है, वो अपने आप ही ब्राइटेस्ट होगी, क्योंकि और कहीं तो रोशनी है नहीं और चांद अभी निकला नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिकली वीनस नजर आ रहा है और वीनस तो ब्राइटेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो इवनिंग स्टार है और कोई इस टाइम लाइट है नहीं, तो आपका ये हो गया। अब दो चीजें आपको वैसे याद रखनी है, मॉर्निंग स्टार और वही अर्थ ट्विन, ये दोनों वीनस हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। कई बार लोग मरकुरी डाल देते हैं, मरकुरी क्यों डाल देते हैं भाई, वो तो सन के पास है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, वीनस है हॉटेस्ट प्लैनेट। क्यों? एज द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस कंप्राइजेज ऑफ CO2 which shows greenhouse effect. The atmosphere of Venus remains warm, hence it is the hottest planet.
मतलब CO2 चारों तरफ होने की वजह से कंबल बन जाता है उसका, जी हाँ कंबल बन जाता है, जिस वजह से वीनस बहुत गर्म रहता है और उसको इसलिए एक हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है हमारे सोलर सिस्टम का। विच प्लैनेट इज नोन एज बिग एज अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। अब अर्थ की ट्विन, ये एसएससी 2011 में आया है 10+2 में, मतलब CHSL में वीनस को ही अर्थ का ट्विन कहा जाता है या फिर सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। अब नेक्स्ट है आपका विच प्लैनेट शोज द फेजेस लाइक मून। मतलब जैसे हमारे फुल मून होता है, पार्शियल सेलेस्टियल मून्स होते हैं, वैसे ही वीनस का भी फेजेस होते हैं। क्यों होते हैं? वीनस एंड मर्कुरी हैव ऑर्बिट्स दैट आर स्मॉलर देन अर्थ, both exhibit phases like moon due to changing shapes of shadowed region. Galileo first noticed this phenomenon through his telescope. मतलब phases of moon कौन कौन से planets दिखाते हैं? आपके वीनस और मर्कुरी दिखाते हैं, बट इन चारों में से कौन सा है? वीनस और वीनस ही चूज करना है। और रीजन बीइंग क्योंकि जो इनका ऑर्बिट है बहुत छोटा है अर्थ से, और उसके बाद इसकी वजह से जो है मून के चेंजिंग शेप्स की तरह वो दिखाते हैं। नेक्स्ट आपका इन हाउ मेनी पार्ट्स द शैडो ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड ड्यूरिंग द सोलर और लूनर एक्लिप्स। टू पार्ट्स में, अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा आर द टू पार्ट्स इन विच अर्थ शैडो इज डिवाइडेड ड्यूरिंग सोलर और लूनर एक्लिप्स। नेक्स्ट है आपका विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ। सन। सन एक आपको पता होगा, सन एक स्टार है तो वो सबसे पास में है सन। सन विच इज ऑल्सो स्टार इज द नियरेस्ट टू द अर्थ बिसाइड सन प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब नेक्स्ट ये कई बार पूछा जा चुका है कि सन के अलावा कौन सा नियरेस्ट स्टार है, तो वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑन विच डे अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। अब ये देखिए वही वाली ठंड वाली बात मैं याद दिला दूं आपको कि जब अर्थ के पास ठंड होती है तो वो सन के पास आ जाती है, तो 3 जनवरी, और पास में है तो पेरीहिलियन उसको कहते हैं। आफ्टर सन विच इज द क्लोजेस्ट प्रोक्सिमा सेंचुरी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपका ऐसा क्वेश्चन जनरली आता नहीं है कि अब स्पेसिफिक पहले आता था CPO 2006 में कि कितना टेम्परेचर होता है और सन का, वो है 6, जी हाँ 6,000 डिग्री सेल्सियस, वाइल इट्स कोर टेम्परेचर इज 15 मिलियन सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आपका द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड कोरोना। अब ये कई बार पूछा जा चुका है क्योंकि कोरोना आजकल बहुत रेफरेंस में है, जैसे वापस आ गया है। तो कोरोना से पहले कोरोना को और किस नाम से जाना जाता है, वो था आउटर लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड कोरोना। तो गाइज अब ये हो गया 32 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन पे। द एनर्जी ऑफ सन इज वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। मतलब अब इसमें कई बार पूछा जा चुका है कि फ्यूजन होता है और सन की सरफेस पे या फिर फ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दूं जैसे सन है ये FU है, और वैसे ही सन में भी यू है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है अर्थ की सरफेस पे। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। इन फिजन हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स, मतलब क्या है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो है टूट जाता है, छोटे डिसइंटीग्रेट हो जाता है दो छोटे पार्टिकल्स में। वेयर इज इन फ्यूजन दो स्मॉलर पार्टिकल्स, दो स्मॉलर ये ऐसे कंबाइन होते हैं एक बड़े पार्टिकल में। और कौन से होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं सन में रिएक्शन करके, जो कि एक बड़ा सा पार्टिकल बना देते हैं, और उस वजह से ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज होती है टू फॉर्म बिगर न्यूक्लियस। नेक्स्ट है आपका हाउ ओल्ड इज अर्थ, इट इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। मतलब हमारी अर्थ की एज कैसे पता चलती है? टू असर्टेन द एज ऑफ रॉक्स और कार्बन और फॉसिल्स, दिस मेथड इज यूज्ड इन एवरी सब्सटेंस कंटेनिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन विच डिप्लीट्स विद टाइम। डेट रेडियोमेट्रिक डेटिंग, इस वजह से हमारे अर्थ की डेट जो है एज कैलकुलेट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट को मार्स, मंगल ग्रह को मार्स जो है आपका, उसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके सरफेस पे बहुत ज्यादा आयरन ऑक्साइड है, ड्यू टू विच इट रिफ्लेक्ट्स रेड कलर, हेंस इज कॉल्ड एज रेड प्लैनेट। आंसर फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच द ऑर्बिट ऑफ मार्स, इंडिया। द इंडिया लॉन्च्ड अ स्पेस प्रोब ऑन 5 नवंबर 2013 नेम्ड मार्स ऑर्बिट मॉम एज ऑल्सो कॉल्ड एज मंगलयान। तो हमारा प्यारा भारत जो है फर्स्ट टाइम एक एशियन कंट्री बना है जो कि मार्स के ऑर्बिट पे पहुंचा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, ये तो आपको पता ही होगा, अर्थ होती है क्योंकि इसके पास अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर है, जिसकी वजह से ये एक ब्लू प्लैनेट कहलाया जाता है। अब ये है इंपॉर्टेंट, द लाइट ऑफ सन टेक्स हाउ मच टाइम टू रीच द अर्थ, 8 मिनट्स 20 सेकंड्स। ये बात देखिए SSC MTS 2008 और 2013 में आ चुका है। 8 मिनट्स 20 सेकंड्स लगते हैं सन से लाइट आने में हमारी प्यारी धरती पे। जी हाँ, इतना टाइम लगता है जब सूर्य की पहली किरण सुबह निकलती है। अब नेक्स्ट है आपका
अब ये भी कई बार पूछा जा चुका है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁻⁷ पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ये भी याद रखिएगा। द सिंक्रोनस सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ फ्रॉम Synchronous satellite is an artificial satellite moving in circular orbit around the in 24 hours। मतलब क्या है, सिंक्रोनस सैटेलाइट कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है अर्थ के। तो जैसे अर्थ हमारी सबको पता है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, जिस वजह से सन जो है ईस्ट टू वेस्ट नजर आता है। सेम सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या है आपकी, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है हमारे अर्थ के चारों तरफ। अब नेक्स्ट 40th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द मिडनाइट सन कैन बी सीन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल। अब ये दोनों हमारे जो अर्थ के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैं इस रीजन में है, जिसकी वजह से आपका मिडनाइट सन जो कि नॉर्वे में नजर आता है जनरली, जी हाँ नॉर्वे में मिडनाइट, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, नॉर्वे में मिडनाइट सन होता है। अब ये देखिए इसमें है, दिस फिनोमेना अकर्स इन समर मंथ्स इन प्लेसेस नॉर्थ ऑफ आर्कटिक और साउथ ऑफ अंटार्कटिक सर्कल व्हेन सन इज विजिबल इन दिस रीजन ड्यूरिंग मिडनाइट आवर्स। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडनाइट सन, shining of sun in the Arctic and Antarctic circle is known as midnight sun and it is generally seen in areas of Norway। next है आपका, messenger satellite has been launched by NASA for the study of Mercury। मैसेंजर सैटेलाइट जो कि रिलीज की गई है नासा के द्वारा और उसमें स्टडी करेंगे वो लोग मरकुरी के बारे में, और ये आया है आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम 2010 में। नेक्स्ट है आपका, वी ऑलवेज सी द सेम सरफेस ऑफ द मून बिकॉज, अब हम मून का एक ही साइड देख पाते हैं, जी हाँ एक ही साइड देख पाते हैं, दूसरा साइड कभी नहीं देख पाते। क्यों, क्योंकि इट टेक्स सेम द टाइम टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एंड मूविंग अराउंड द अर्थ। मतलब क्या है, ये सेम ही टाइम पे रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, और इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड सेम है इन रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस एज वेल एज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, मून टेक्स अराउंड 27 days टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ whereas it takes as many days to complete one spin on its axis, hence we see only one side of the moon। next question है, the darkest part of the shadow during eclipse is umbra। मतलब अम्ब्रा और पिनम्ब्रा होता है, अम्ब्रा मीन्स डार्क, पिनम्ब्रा मीन्स कम डार्क। तो ऐसे याद रखिएगा, जब सोलर एक्लिप्स होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, अम्ब्रा और पिनम्ब्रा। अम्ब्रा जो डार्केस्ट पार्ट होता है, पिनम्ब्रा कम डार्क। द डार्केस्ट पोर्शन ड्यूरिंग एक्लिप्स इज अम्ब्रा। इन दिस जोन सन इज टोटली eclipse during solar eclipse। moon's umbra shadow is about 267 kilometer wide on earth and last for about 7.5 minutes। next है आपका, low tides are generally weak। low tides are 20% lower than normal tides। लो टाइड और हाई टाइड होती है तो लो टाइड से जनरली वीक होती है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द मून एंड द सन ऑन द सी लेवल्स। अब ये एसएससी एमटीएस 2014 में आया है कि जो आपका ग्रेविटेशनल पुल है किस वजह से होता है, वो होता है आपके सन, सॉरी जो आपका टाइड्स आती है वो किस वजह से आती है, वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से आते हैं मून और सन की हमारे सी लेवल पे। नेक्स्ट है आपका, टाइड्स आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये तो सन एंड मून हो ही गया। नेक्स्ट आपका, व्हेन डज टाइड राइज इन सी, फुल मून एंड न्यू मून। फुल मून मतलब क्या है, जब पूर्णिमा की रात होती है और जब अमावस्या की रात होती है, जो टाइड्स जो है हमारे समुद्र में बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, एट फुल मून एंड न्यू मून द अर्थ सन एंड द आर अलाइंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या है, अर्थ सन और मून एक डायरेक्शन में हो जाते हैं जब पूर्णिमा अमावस्या होती है, तो जिसकी वजह से 180 डिग्री का एंगल बनता है। वेयर एज ड्यूरिंग हाफ मून, मून इज अलाइंड एट 90 डिग्री टू द अर्थ सन। मतलब हाफ मून यहाँ, मून यहाँ हो जाता है, अर्थ यहाँ हो जाती है सन, जिसकी वजह से 90 डिग्री का एंगल बनता है। इन फर्स्ट केस हाई टाइड्स अकर ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड मून। मतलब क्या है, अर्थ यहाँ पे है, मून यहाँ पे है और आपका सन यहाँ पे है, जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इन सेकंड केस जब आपका 90 डिग्री पे बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये मून हो गया, ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, 90 डिग्री पे बन रहा है, लो टाइड्स अकर ड्यू टू डिस्टॉर्टेड इफेक्ट ऑफ डिवाइडेड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल पुल जो डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वो टाइड्स जो है कम आती है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडी कंटेन्स हीलियम हीलियम 4 इन अबंडेंस, अर्थ। हीलियम 4 अगर अबंडेंस में है वो कहाँ है आपके, वो है अर्थ पे। तो गाइज ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने सोलर सिस्टम से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, और अभी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर सीरीज के अंत तक आपसे सारे इंपॉर्टेंट
सोलर सिस्टम के क्वेश्चंस करवा लूँ कि जब भी आपका कभी सोलर सिस्टम से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। और अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यही वेब सीरीज़ देखनी है जिससे आप जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आप अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे हर एक टॉपिक के लिए। और मैं कोशिश करूंगा आपका जब भी एग्जाम हो अच्छे से आपका हर एक टॉपिक जीएस का कंप्लीट करवा सकूं। और आपको यही चीजें रिवाइज करनी है बार बार जिससे आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इस वीडियो का, इस लेक्चर सीरीज का, आप सबसे पहले देख पाएंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।